Again, good morning everyone. Today is fifth lecture of electrostatics. आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे. लास्ट क्लास में हमने कूलम्स लॉ खत्म कर लिया था. So just wait for a second. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. So today's date is 4th of May. और आज हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है. इसमें बेस्ड बहुत क्वेश्चन का स्कोप होता है. ठीक है, जस्ट या चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. तो शुरू करते हैं. आज हम हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो अगर याद होगा सबको तो हमने एक टॉपिक ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड. बिल्कुल बिल्कुल उसी के इक्वल है और उसी के सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या होता है इलेक्ट्रिक? तो एक कोई मान लीजिए कि आपने एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज के आसपास की इस रीजन में अगर कोई और चार्ज आप लेके आओगे तो उस पर फोर्स लगेगा. या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, बट उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा. तो हम ये कहते हैं कि जो चार्ज हमने रख रखा है वो अपने आसपास के रीजन में एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट किए हुए है, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज दैट होल स्पेस और रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, एक चार्ज के अराउंड का पूरा रीजन है. एक चार्ज के अराउंड के उस पूरे रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिस रीजन में उस चार्ज की वजह से इफेक्ट लग रहा होता है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ग्रेविटेशनल फील्ड के सिमिलर लग रहा है? क्या ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था कि एक मास के अराउंड वो स्पेस जहां पे उसकी वजह से फोर्स लगता है. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक चार्ज के अराउंड स्पेस, जिस स्पेस में जिस रीजन में उस चार्ज की वजह से फोर्स लगता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी in which if another charge is placed, मतलब उस रीजन में कोई और चार्ज को लेके आएंगे, it experiences electrostatic force. Is this clear to all of you? सब लोग इस डेफिनेशन को रखें. इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस, एक रीजन को हम लोग कहते हैं. क्लियर है? राइट डाउन द डेफिनेशन एवरीवन. इसकी अगर एनालॉजी देखनी है, एनालॉजी का मतलब सिमिलैरिटी देखनी है, तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड्स देखना पड़ेगा. आज की क्लास से आपको पूरा लगेगा ग्रेविटेशन रिपीट हो रहा है. चलिए लिख लो तो बताओ. पुट इन चैट. Someone has joined with the name user. Kindly rename yourself. जल्दी रीनेम कर लो, सही नाम से ज्वाइन करो. लिख लिया? वेरी गुड. ठीक है कल्याणी, लिख लिया? वेरी गुड. अब एक बात अपने को समझ में आ गई, कि एक चार्ज के अराउंड उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहां पे होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन उसका मेजरमेंट क्या होगा, कहाँ पे पास होगा, कहाँ पे नजदीक होगा, कहाँ पे पास पे क्या होगा, दूर पे क्या होगा, चार्ज के कैसा फील्ड होगा, इसको समझने के लिए, इसको क्वांटिफाई करने के लिए, इसको एक वैल्यू देने के लिए
हम लोग एक नया टर्म लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में मेरे से कोई पूछे डेफिनेशन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कोई डेफिनेशन पूछे अगर, तो क्या कह सकते हैं हम लोग? जस्ट गिव मी। it is it is the electrostatic force acting acting per unit charge per unit charge per unit charge इन रीजन। बहुत क्लियर कट मतलब है इसका। ये क्या कहता है सिद्धांत से, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब आप बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इन अ रीजन। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि मान लीजिए किसी पॉइंट पे, मान लीजिए कि किसी पॉइंट पी पे अगर आपको देखना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है तो आप ये देखो कि मान लीजिए कि आपने एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया, एक टेस्ट चार्ज मान लीजिए आपने रख दिया, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यानी ठीक है। तो आपने देखा कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है। अगर इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तभी फील्ड होगा, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई फील्ड नहीं होगा। बड़ा सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हमने देखा कितना फोर्स लगा। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। किसी भी पॉइंट पे फोर्स पर यूनिट चार्ज जो लग रहा होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जितना ज्यादा फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा। क्लियर है? उतना ही ज्यादा फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। याद रखना है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है हमारा तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड अभी तक निकाले हैं, डायरेक्शन की बात हमने अभी तक नहीं किया, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की। मैग्नीट्यूड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई से, ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी बच्चों, जस्ट हैड एन इंटरप्शन। Just wait for a second. I just had some issue. Just wait for a second. Okay. चलो, I don't know. Today I am having too many disruptions. खैर,
तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बेसिकली हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इन अ रीजन, ठीक है। हमने बोला कि किसी पी पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना है तो क्या होगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहले तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ये हमारा, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना फाइनली तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा? वो होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या ये बात सबको क्लियर है? या हम लोग सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में भी अगर लिखना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए सब लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इन अ रीजन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में भी पढ़ा था, और इसका वैल्यू होता है E इक्वल्स टू F अपॉन Q। जल्दी से लिखिए इसको। मैंने आपको दो चीजें देखो आज बताई, जो लोग लेट ज्वाइन किया सुन लो। मैंने सबसे पहले आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, एक स्पेस को कहते हैं, जगह को कहते हैं जहां पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। और उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी रीजन में हम कोई चार्ज लेके आए और उसमें फोर्स लगेगा, तो उस पे जो फोर्स पर यूनिट चार्ज लगेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और E इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q, सीधा सीधा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू F अपॉन Q। अब इसके बारे में हम आगे चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे अगला इंपॉर्टेंट चीज आता है यूनिट क्या होगा इसका, इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। पहला टर्न हो गया। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हमने अभी तक डायरेक्शन की बात नहीं की, हम डायरेक्शन की बात करेंगे। हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे। अभी तक हम सिर्फ बात किए हैं ई और एफ के बीच के रिलेशनशिप का। हम लोग इस रिलेशनशिप को मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू यू कैन राइट दिस ऑल्सो, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू ठीक है, जल्दी लिखिए इसको, लिख के बताए। सिंपल फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल में भी यही पढ़ा था हमने, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। वहां एफ अपॉन एम था, यहाँ एफ अपॉन क्यू है बस। इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, वो है इसका डायरेक्शन। ये आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन। याद रखिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके वजह से आप रीजन में फील्ड देखना चाहते हैं, इसके वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं तो किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो हमेशा अवे होगा। हमेशा किधर होगा? अवे। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? वो हमेशा अवे के डायरेक्शन में होगा। हमेशा क्या होगा? अवे के डायरेक्शन में होगा। लेकिन वही अगर आप बात नेगेटिव चार्ज से के लिए करते हैं
अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए करते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए किसी पॉइंट पी पे देखते हैं, अगर आप किसी पॉइंट पी पे देखते हैं अगर आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, हमेशा टुवर्ड्स होगा। इज इट क्लियर? क्या ये बहुत बड़ा हिंट है, याद करिएगा, पॉजिटिव के अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड तो चलो समझ में आ गया होगा आपको, एफ कितना होता है, ये ई कितना होता है, एफ अपॉन क्यू, लेकिन डायरेक्शन याद रखना है क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव के लिए अवे एंड नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स। तो लिखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ, आयुषी न्यूट्रल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यों? न्यूट्रल से क्या किसी को फोर्स लगता है क्या? क्या न्यूट्रल चार्ज रहेगा तो उसके आसपास के रीजन में उसके वजह से फोर्स लगेगा क्या? आदर्श ने बिल्कुल सही कहा, आदर्श कह रहा है कि सर पॉजिटिव चार्ज फील्ड जनरेट कर रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव ही कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही तो फील्ड जनरेट हो रहा है। पी पॉइंट पे अगर कोई और चार्ज रखोगे तो उसमें फोर्स लगेगा, और कैसे लगेगा, अवे। तो डायरेक्शन ऑफ, हम लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इज अवे फ्रॉम positive charge, positive charge and directed towards negative charge। क्लियर है क्या सबको? अर्थिंग समझते हो रविशंकर क्या होता है? यहाँ पे अर्थिंग कहां से आ गया? कुछ भी रविशंकर, जो दिमाग में आया बोल दिया। अर्थिंग चार्ज को हटाने का प्रोसेस है, उसका यहां से क्या लेना देना। चलिए, तो अभी तक हमने दो बातें की, एक चार्ज होता है, कोई एक चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने आसपास के रीजन में, कोई चार्ज बॉडी करता है, ठीक है। हमने अगर मान लीजिए कि इस पी पॉइंट पे अगर कोई और टेस्ट चार्ज रखने की कोशिश की, क्लियर है, तो याद रखिएगा उस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज विल बी आवर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। बड़ा सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्लियर है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्लियर है। याद रखिएगा कि पॉजिटिव के हमेशा अवे और नेगेटिव के हमेशा टुवर्ड्स, क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, जल्दी लिखो, ताकि हम एक एक करके प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे जब बात करेंगे तो वहां पे हम सब चीज सारे टर्म्स को लेके आएंगे। देखो देखो अध्ययन, आप समझो कि टेस्ट आपका स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है, मैं साइंटिफिकली भी गलत है। मैंने कहा कि मान लीजिए, अब समझो बात को, कि मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज है क्यू, हमने इसको फिक्स कर दिया, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हम इसके वजह से अगर इसके आसपास के रीजन में देखेंगे तो क्या लगेगा, आसपास के रीजन में, कोई आसपास के रीजन में हर चार्ज पे वो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो हम कहते हैं कि इसके क्यू चार्ज के आसपास के रीजन में हमारे पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब मैंने क्या किया, हमने क्या किया, एक पी पॉइंट, इससे मान लेते हैं कि कोई डिस्टेंस पे हमने पी पॉइंट पे देखने की कोशिश की, कि पी पॉइंट पे देखने की कोशिश किया कि फील्ड कैसा है। तो फील्ड देखने के लिए आपको कोई ना कोई चार्ज ला के रखना पड़ेगा कि फोर्स कैसा लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है कि वीक लग रहा है। तो हमने इसी के लिए एक टेस्ट चार्ज लेके आए, हमने टेस्ट चार्ज लेके आए, रख के चेक किया,
तो हमने देखा, मान लीजिए कि फोर्स लग रहा है कुछ F, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो कुछ नहीं होता है, फोर्स जितना लगा पर यूनिट चार्ज। एक कूलम चार्ज पे लगने वाले फोर्स को बेसिकली हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आद्या, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आद्या, क्लियर है क्या? चलिए, अब हम लोग एक काम करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं, क्योंकि इसी से अपना पूरा रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहला आप समझ लो, उसके बाद लिख लेना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने डायरेक्ट वैल्यू क्या लिया था, E इक्वल्स टू F अपॉन Q। तो हम इतना तो मानेंगे कि अगर Q मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? बाकी तो हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव के अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टुवर्ड्स इट। सही बात है, अभी अभी पढ़ा है हमने। तीसरा, इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर कूलम है, ये भी पढ़ा है। डायमेंशन फॉर्मूला मुझे लगता है आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, निकालने आना चाहिए, बड़ा सिंपल है। डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए ये न्यूटन पर कूलम है, ये न्यूटन पर कूलम है। न्यूटन का सबको पता है mLT-2 होता है, और कूलम जो करंट चार्ज होता है वो होता है एम्पियर इंटू टाइम। एम्पियर इंटू टाइम, तो फाइनली क्या बच गया, mLT-3 A-1। क्लियर है? इसमें मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए चार्ज q प्लेस्ड इन द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज गिवन बाय F इक्वल्स टू, कौन सी बड़ी बात है, E इक्वल्स टू F बाय Q होगा, तो हम F इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा। F इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Electric force on a point charge is same direction of electric field on the positive charge in opposite direction negative charge. लास्ट वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अगला पूरा स्लाइड हमारा काम करता है। मैं बड़ा सिंपल सा बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने इक्वेशन लिखा है कि F इक्वल्स टू Q इंटू, मान लीजिए आपने इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, आपने इक्वेशन लिख दिया, तो बड़ा क्लियर बात नहीं है क्या कि अगर हमारा Q पॉजिटिव होगा, अगर Q पॉजिटिव होगा हमारा, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इन सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर हमारा Q नेगेटिव हो गया, अगर चार्ज हमारा नेगेटिव होगा, तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो आपको लिख लेना चाहिए। काफी चीजें आप लिख चुके हो, बट स्टिल इसको एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर लो। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लास्ट स्लाइड एक सेकंड के लिए, अंजन, लास्ट स्लाइड में क्या था? कुछ नहीं था, देख तो लिया होगा। चलो जल्दी से प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब लोग लिखें। एवरीवन राइट, नोट इट डाउन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। होपफुली अब तक सबको समझ में आ गया होगा जो हमने पढ़ा है। थ्योरी के नाम पे इतना ही है, हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे।
Everyone note it down. अदिया स्लाइड नीचे, ठीक है। सर लास्ट सेकंड फिर से बताइए। लास्ट लास्ट सेकंड से लास्ट सेकंड बताना है या लास्ट वाला पॉइंट? आयुषी, सेकंड लास्ट। मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में कहा ये तो फॉर्मूला है, इसमें बताना क्या है? इसमें हमने बताया आपको कि आपके पास क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि E इक्वल्स टू क्या होता है? E इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q। तो मैंने बोला कि F इक्वल्स टू Q इंटू E। क्यों नहीं कह सकते? सीधा सीधा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। F इक्वल्स टू Q इंटू E। F इक्वल्स टू Q इंटू E। लिख लो तो सही, यस एटलीस्ट, और पुट की डन। मुझे लगता है सारे पॉइंट जो हैं हमने कहीं ना कहीं अपने कॉपी में मार्क करा दिए थे आपको, ठीक है? ये उन सब का एक समरी है और कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आप पहले से नहीं पढ़े हुए थे। ये आपकी कॉपी में भी होगा। और आखिरी दो पॉइंट जो है मैं उसी को इलेबोरेट करके एक नया पॉइंट बनाऊंगा, डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग। लिख लिया? डन, वेरी गुड। चलो होपफुली अब सबने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं एक छोटे टॉपिक के बारे में जिसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस तो नहीं होता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, कल्याणी लास्ट पॉइंट नहीं लिखे हैं, जल्दी नोट करिए। लास्ट 1 मिनट बच्चों, लास्ट 1 मिनट, एवरीवन नोट इट डाउन। ठीक है कल्याणी, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या ये मैं क्या बताना चाहता हूँ इस पॉइंट से? कि मान लीजिए कि मैंने एक
इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बना हुआ है, आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास। आपने क्या किया कि मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया मान लीजिए। तो प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो आप भी जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, फोर्स कितना लगेगा। अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसमें फोर्स लगेगा, सीधा हिसाब है। फोर्स कैसा लगेगा, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई। सही बात है। इसे एक बात जो समझ में आती है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो फील्ड के अलोंग होगा। याद रखिएगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फील्ड के अलोंग होगा, फील्ड के पैरेलल होगा। क्लियर है क्या। लेकिन मान लीजिए हमने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, मान लीजिए कि हमने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया और फील्ड है हमारे पास। क्लियर है। तो इसमें अगर अपने को फोर्स देखना होगा, अगर मान लीजिए इस नेगेटिव चार्ज में अपने को फोर्स देखना होगा, तो फोर्स कैसे लगेगा, ऑपोजिट टू द फील्ड। याद रखिएगा, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू क्यू की जगह क्या है यहाँ पे, माइनस क्यू है, माइनस क्यू इंटू कितना हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि पॉजिटिव चार्ज को अगर फील्ड में रखोगे तो फोर्स क्या लगेगा, फील्ड के अलोंग लगेगा, नेगेटिव को रखोगे तो वो ऑपोजिट लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई क्या। अगर ये बात समझ में आ गई तो इस पे अब हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ये कहाँ कुछ नया चीज बताया, आखिरी 2 पॉइंट प्रॉपर्टी था, उसी का एक्सटेंड किया हमने। उसमें तो लिखा ही हुआ था ना कि पॉजिटिव के लिए सेम डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। लास्ट पॉइंट देख लो, तो लास्ट पॉइंट को ही हमने क्या कर दिया, एक टॉपिक बना दिया है। और अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि फोर्स अगर लग रहा है तो जरूर चार्ज पार्टिकल पे एक्सेलरेशन भी लग सकता है। एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, फोर्स अपॉन एम हो सकता है ना। तो लॉजिक अब हम लोग फोर्स पे बात करेंगे। हो गया सब लोग। कुछ नहीं, नॉर्मल छोटा फिगर बनाओ, इतना डिजाइन डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लिख लो तो बताओ, ऐसे लिख क्या रहे हो। 5 लाइन ड्रॉ करो, पॉजिटिव चार्ज रखो, फोर्स दिखा दो। चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। एवरीवन ट्राई दिस आउट। ट्राई दिस क्वेश्चन।
I've got one answer from Anand. That's 1 Newton per coulomb. आपको बस सोचना है कि क्या हो रहा है. कल्याणी सिंह 10 to the power 6 मिलीग्राम. मिलीग्राम कल्याणी, आपको क्या पूछ रहा है, क्या बता रहे हो? मिलीग्राम यूनिट कैसे हो सकता है? वैष्णवी आनंद सेम आंसर देखते हैं. एक पार्टिकल के वेट को बैलेंस करना है. अच्छा, वेट कैसे लगता है? ठीक है, वेट लग रहा है तो m इंटू जी. मास तो दिया हुआ है अपना 10 मिलीग्राम. केजी में कन्वर्ट कर दें, कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10. तो एक्चुअली 10 टू द पावर -4 न्यूटन हो जाएगा वेट. पहली चीज, वेट हो गया 10 टू द पावर -4 न्यूटन. अच्छा, मुझे अगर बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है तो किससे बैलेंस करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स से बैलेंस करोगे. तो आप इतना तो मानते होंगे कि आप पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगना चाहिए? Q इंटू ई. दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो पहले तो Q इंटू ई का वैल्यू इक्वल्स टू कितना होगा? 10 टू द पावर -4. आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, डायरेक्शन बाद में बात करेंगे हम लोग. Q कितना है? 10 माइक्रो इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू ई इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4. कैंसिल हो गया. 10 टू द पावर -4 -2 बचेगा, कैंसिल हो गया. तो E इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर कूलम. ये आपका फील्ड, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया फील्ड का. फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे अगर फोर्स ऊपर लगाना है तो आपके फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डाउनवर्ड होना चाहिए. क्या इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शिवम बिल्कुल सही था. निधि माइनस लिखा था, ये ठीक नहीं. आपने फील्ड लिख लगाना चाहिए था और डायरेक्शन बताना चाहिए था. फील्ड क्या लग रहा है? 10 न्यूटन पर कूलम. और डायरेक्शन क्या लग रहा है? डाउनवर्ड्स. इस तरीके से बताना चाहिए था आपको. शिवम 10 न्यूटन पर कूलम. निधि, शिवम ठीक है, एक दो ही लोग का आंसर है. निधि माइनस से बचे. आप मैग्नीट्यूड निकाल लो ना पहले, फिर डायरेक्शन निकालो. बेटर होगा कि मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन दीजिए आप. आदर्श 1 इंटू 10 टू द पावर 2. नहीं, आदर्श गलत था. 10 टू द 10 आ रहा था सर. कल्याणी गलत था, आदर्श गलत था. हाँ, आनंद का सही है. तो आनंद अष्टमी सही था. क्या सबको ये क्लियर है? क्या मैंने बोला कि मुझे बैलेंस करना है तो मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? Q इंटू ई. तो इसको दोनों को इक्वेट कर दिया. नेट फोर्स अगर जीरो हो जाना चाहिए, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब QE मस्ट बी इक्वल टू mg. सीधा सा हिसाब है, QE मस्ट बी इक्वल टू mg. तो अपने को चाहिए E इक्वल्स टू mg अपॉन q. हो गया खत्म. क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या मैंने बोला कि मुझे अगर मुझे फोर्स ऊपर लग रहा है और नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड किधर होना चाहिए? नीचे. क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहानी समझ आई? वही लोग बता रहे जिन्होंने समझ भी लिया था. बाकी लोग, दीप, राघवेंद्र, रिया, सान्या, सिद्धांत, त्रिपुरारी. समझ में आ गया तो बोलो एटलीस्ट समझ आ गया. चलो, ट्राई वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो. क्या पूछ रहा है, क्या डेटा दिया हुआ है, सब कुछ सोचो. वन लाइनर्स हैं.
Everyone try this question. Easy question है, one liner. I've got first answer. Looks fine, Nidhi. आनंद, आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताया शायद, बट स्टिल वो गलत है. गलत है क्या? एक सेकंड रुक जाओ. नहीं नहीं, सही है, पर मुझे ना वेक्टर फॉर्म में चाहिए. मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए. पर निधि, आपने भी गलती किया है. बहुत ब्लंडर है वो भी. दीप, आपने भी, यू हैव डन अ ब्लंडर, एटलीस्ट इन कैलकुलेशन. अंजन, गलत है. हाउ यू गॉट दिस आंसर? आपने एक काम सही किया है, चार्ट वाला, बट लेकिन हाँ वैष्णवी, ये सही है वैष्णवी, बट स्टिल आई वांट वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म. पी पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है. निधि, गलत है. बहुत बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक, पर ब्लंडर है. मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. पी पॉइंट पे, लेकिन फोर्स जो लग रहा है वो कितना है? 21 आई कैप प्लस 9 जे कैप. फोर्स 21 आई कैप प्लस 9 जे कैप लग रहा है. मुझे कोई बोले कि फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, क्या बोलेंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज. वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, चार्ज के डायरेक्शन के साइन के साथ लेंगे, तो इस हिसाब से तो मेरा फील्ड कितना हो जाना चाहिए? निधि, स्टिल गलत. फोर्स पर यूनिट चार्ज 21 आई कैप प्लस 9 जे कैप अपॉन चार्ज 3 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोकूलम है, ना कि कूलम है. तो क्या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये -7 आई कैप हो रहा है क्या? -3 जे कैप हो रहा है क्या? इंटू 10 टू द पावर 6 आ रहा है क्या? बोलिए. देन आपका आंसर सही है. आप मैग्नीट्यूड निकाल लो. मैंने पूछा फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. वो आ गया, मेरा हो गया. मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, -7 आई कैप -3 जे कैप इंटू 10 टू द पावर -6. अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो राइटली सो √58 ही होगा. √58 होगा इंटू 10 टू द पावर 6 होगा. सही है? बोलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अंजन सही था. आनंद, फिर 10 टू द पावर -6. हाँ आनंद, फॉर्मूला सही है. सान्या, 7.6 कहां से आ रहा है? आई डोंट नो. गलती, आई जस्ट होप कि आपने गलती पहचान लिया होगा अपना. निधि, समझ में आ गया होगा गलती अब तो. अब हमारे पास उस पी पॉइंट पे फील्ड पता है. पूछ रहा है कि मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा. तो अब अगर आपके पास किसी पॉइंट पे फील्ड पता है और चार्ज पता है तो फोर्स नहीं निकाल लेंगे. फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है? Q इंटू ई होता है. कौन सा चार्ज रख रहे हैं अब? 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 पॉजिटिव चार्ज है. और ई कितना है अपने पास? -7 आई कैप -3 जे कैप इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन. गया, कितना आ गया? -14 आई कैप -6 जे कैप
न्यूटन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या पहले हमने पी पॉइंट पे फील्ड निकाल लिया, अब बोल रहे हैं फोर्स बताओ उस पॉइंट पे कितना लगेगा? एफ इक्वल टू कितना होता है? क्यू इंटू ई होता है क्या? बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? इज इट क्लियर? क्या सबको समझ आया? चलो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस टॉपिक का बहुत मल्टीपल यूज है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। खुद एक बड़ा टॉपिक भले ना हो, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा है। चलो हो गया। चलो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम। एक्सपेक्ट कि आप सब लोग फिगर वगैरह तरफ बनाने की कोशिश करोगे, बड़े आराम से क्वेश्चन बनेगा ये। Read question carefully. Two minutes for this question. ज़्यादा नहीं दे सकते. I got first answer. चलिए इजी क्वेश्चन है तो। बिल्कुल दीप, सिंपल है। राघवेंद्र, शिवम, अंजन देखने दो मुझे थोड़ा सा। अंजन सबका अंजन आपका आंसर, सबका आंसर एक ही है, सही है। सही होना चाहिए मतलब होपफुली। अध्याय सही है, आनंद सही है, मोस्टली सबका ही सही है अभी तक तो। हाँ जी ठीक है। मुझे लग रहा है फिगर तो सबको समझ में आ रहा होगा। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें आप 0.2 कूलम चार्ज को ले जा रहे हो। सही है वैष्णवी कल्याणी। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि उसमें फोर्स लगेगा कितना, Q इंटू ई। पहला उस पे लगेगा फोर्स, और फोर्स कैसा लगेगा? ऐसा। ये फील्ड है तो फोर्स कैसा लगेगा? कुछ ऐसा। चलिए, अब बहुत क्लियर है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, या जो कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अगर आप कहें,
डिस्प्लेसमेंट कहें, उसकी वैल्यू कितनी है 2 मीटर। अच्छा, दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, तो वर्क डन इक्वल्स टू तो एफ एस कॉस थीटा होना चाहिए। वर्क डन दिया हुआ है क्या अपने को? वर्क डन दिया हुआ है अपने को, दैट्स 4 जूल। फोर्स भी दिया हुआ है, क्यू इंटू ई, क्यू कितना है अपने पास 0.2, ई का पता नहीं है, एस कितना है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, cos 60, cos 60 का वैल्यू कितना था 1/2, गया 2 और 2, तो अब अपने पास E इक्वल्स टू क्या बच रहा है 4/0.2, 10, 20, सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट 20 न्यूटन पर कूलम। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? बोलिए, क्या ये क्वेश्चन है बस उस फॉर्मूले का एक मिनिमम यूटिलाइजेशन नहीं है सिर्फ क्या? इसी तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, जब इस टॉपिक को यूटिलाइज कर लिया जाता है कहीं और। ये वर्क डन में यूटिलाइज कर लिया, ये क्वेश्चन बड़े आराम से लॉज ऑफ मोशन का भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, खाली फोर्स ही तो आया इलेक्ट्रिक फोर्स में है। ठीक है, सब लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे जो होपफुली आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करेगा आपके। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस क्वेश्चन, दिस वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई दिस। एनालिटिकल क्वेश्चन है, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, होप सबसे बनेगा। अगर आप इसको प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह सोचेंगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से आपसे बन जाएगा। मैं आपको इसमें क्वेश्चन में एक और काम दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और काम दे रहा हूं, ठीक है, कि आप इसको आप एंट्री पॉइंट को ओरिजिन मान करके आप इसका पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बताइए, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी। एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं इसमें बस, बाकी तो जो है क्वेश्चन है एक पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बताना है। ट्राई दिस। याद रखना इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर द ग्रेविटेशनल फील्ड, इग्नोर द ग्रेविटेशनल फील्ड, या ग्रेविटेशन फोर्स को इग्नोर कर लीजिए। Try this question. Give your time. मैं आपके जगह रहता तो क्वेश्चन में दो पार्ट करता, एक बात करता अलोंग एक्स एक्सिस की, एक बात करता अलोंग एक्स एक्सिस की, और एक बात करता अलोंग वाई एक्सिस की। दोनों बात करना चाहिए अपने को।
मैं बोलता अलोंग एक्स एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना है, किससे थ्रो किया है, v नॉट। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग तो मेरा कोई इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, ये कितना है, 0। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, पर वाई के अलोंग कुछ नहीं दिया गया है। अगला अगर देखें, एक्स एक्सिस के अलोंग हमें एक्सेलरेशन दिया गया है क्या? नहीं, कोई फोर्स ही नहीं है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्सेलरेशन कैसे होगा? तो हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड दिल, मतलब चलो एक्स वाला तो डन हो गया, लेकिन वाई में दिक्कत है, क्योंकि वाई में फोर्स लग रहा है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो फोर्स हमेशा किधर होगा, फोर्स हमेशा किधर होगा, ऊपर होगा। और फोर्स का वैल्यू कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू ई, और डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स। तो एक बात तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है, इट इज इक्वल टू ई इंटू ई। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, ई ई अपॉन एम। क्लियर है? तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, मेरे को एक्सेलरेशन पता है। अगर मैं टी टाइम के बाद v देखूं तो वी वाई इक्वल्स टू कितना होगा, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। क्या लिखेंगे हम लोग, u तो जीरो है अपना, फाइनल वेलोसिटी जो वी वाई होगा वो कितना होगा, ए ई बाई एम इंटू टी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी समझ में आया क्या? हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम है, वर्टिकल में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो हमारा पहला सवाल जो है, हमारा जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर यहाँ पे एंगल कितना होगा, आखिर यहाँ पे ना एंगल कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल कितना होगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमको वहां की दोनों वेलोसिटी चाहिए। हमको किसी वक्त पे कभी मोशन का एंगल निकालने को प्रोजेक्टाइल में भी दे देगा ना, तो हमेशा एक चीज ढूंढे, वो है वेलोसिटी उस पॉइंट का। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कि आप हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं कितना, एल डिस्टेंस। अगर आपका डिस्टेंस अगर आपका एल है, तो क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा, डी। इज इट क्लियर? क्या सबको पता है कि इतना टाइम तक ट्रेवल करेगा, वेलोसिटी जब सेम है तो कितने टाइम तक क्रॉस करने के समय लगेगा, तो ठीक। तो अगर मेरे को इस हिसाब से अगर मैं वी वाई देखूं, वर्टिकल वेलोसिटी देखूं, तो कितना लिख सकता हूं, ई ई बाई एम इंटू एल बाई वी नॉट। अब गौर से देखिएगा, आपके पास एग्जिट करते वक्त का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, वी नॉट। और वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, एक्स वाई कंपोनेंट कितना है, ई ई बाई एम एल बाई वी नॉट। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एंगल कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। किसी वक्त में भी एंगल निकालने का तरीका है। तो वैल्यू देख लेते हैं कितना होगा, वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स सिंपल क्या हो जाएगा, ई ई इंटू एल बाई एम वी नॉट का होल स्क्वायर। हियर इज द फाइनल आंसर। हमारे पास फाइनल आंसर कितना आया, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ई ई एल बाई एम वी नॉट का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यही करते थे हम लोग, एक्स एक्सिस के मोशन को अलग, वाई एक्सिस के मोशन को अलग। एक्स एक्सिस का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है।
जल्दी से सब लोग। ये सब लोग लिखते हैं। अब मैं आता हूं अपने अपने अगले जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था उसकी बात। ठीक है, अब मैं कभी भी पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने का तरीका अगर याद हो आपको, अगर आपको पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने का तरीका याद हो, कहाँ पे इलेक्ट्रो आपने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो आप हमेशा आफ्टर टाइम टी निकालते हैं, आफ्टर टाइम टी। एक्स कितना होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो क्या लिख सकते हैं वी नॉट इंटू टी, सेम स्पीड से मूव कर रहा है। अगर आप y करें बात, y तो क्या होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, u जीरो है तो कितना हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर मतलब हाफ e बाई एम टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू हाफ e बाई एम टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना लिख सकते हो, टी का वैल्यू लिख सकते हो आप x बाई वी नॉट इक्वल्स टू टी, x बाई वी नॉट इक्वल्स टू टी। पहले पुट कर देते हैं टी का वैल्यू x बाई वी नॉट का होल स्क्वायर। यही होता है पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यही होता है पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आप x और y के बीच के रिलेशनशिप को कहते हैं। बोलिए क्लियर है क्या? पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं और टाइम का वैल्यू एक से दूसरे में रिप्लेस कर देते हैं। क्या सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया कि नहीं बता दो। पहला तो है एंगल, एंगल कभी भी निकालना हो मोशन में तो हमेशा एक्स और वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी देखते हैं, और कभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखना हो तो एक्स और वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। जस्ट अगर लिख लो तो से डन। क्या टाइम लग रहा है लिखने में? I got one. Last 1 minute. के बाद फिर से हम टॉपिक पढ़ेंगे एक। चलिए जल्दी, लास्ट 30 सेकेंड बच्चों, इसलिए वेट कर रहा हूं मैं। होप सबको F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई पे बेस्ड क्वेश्चन अब गलत नहीं होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक तरीके से आप कहें तो अब हम डेरिवेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं डेरिवेशंस की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहला बात करने वाली है, हेडिंग लिख लो और शुरू करो आज से डेरिवेशन वाला पॉइंट। हम एक एक पार्ट करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते जाएंगे हम। ठीक है, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो पहला है पॉइंट चार्ज। फर्स्ट वन इज पॉइंट चार्ज। हम बात करने वाले हैं एक पॉइंट चार्ज के बारे में। चलिए मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q, ठीक है। पॉइंट चार्ज Q ले लिया और हमने एक P पॉइंट है अपना, P पॉइंट है। हमने क्या किया वहां पे देख फील्ड देखना चाहते हैं, वहां पे फील्ड निकालना चाहते हैं। हम वहां पे फील्ड निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है R है। तो फील्ड निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं कंसीडर अ टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड, डेरिवेशन एक तरीके का ही है, प्लेस्ड एट पॉइंट P, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts between Q and Q नॉट, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई R का होल स्क्वायर। आई जस्ट होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। एनीवन, किसी को भी इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। मान लीजिए कि मैंने एक R डिस्टेंस पे Q नॉट चार्ज को रख दिया है, तो दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। हमने उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया है। क्लियर है? हम डायरेक्शन की बात एंड में करेंगे, पहले हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आपके पास फोर्स आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है फील्ड निकालना है। तो फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है कि P पॉइंट पे जो फील्ड होगा, फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? वो होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, होता है। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड पर यूनिट टेस्ट चार्ज करेंगे तो क्या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आएगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या इतना आ रहा है क्या? अगर Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R स्क्वायर हो जाएगा क्या? यही है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। यानी किसी R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा, यानी जो मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मैग्नीट्यूड आया है, डायरेक्शन की बात अभी तक हमने नहीं किया है। हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अलग अलग निकालना चाह रहे हैं। मैग्नीट्यूड हमने बता दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फील्ड होगा, जितना कम चार्ज उतना ही वीकर फील्ड होगा, ठीक है। दूसरा, जितना चार्ज से दूर जाएंगे फील्ड उतना ही वीक होगा। क्लियर है? यही सीधा सीधा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का हिसाब है। क्लियर है सबको? एक पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। बोलिए, सबको आया समझ में?
अब आपका वैलिड पॉइंट होता है कि डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन को लेके आपको कहाँ दिमाग लगाना है। मान लीजिए तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मान लीजिए कि आपका क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज पॉजिटिव है, तो वो रेपेल करेगा। पॉजिटिव क्यू चार्ज अगर होगा तो वो क्या करेगा, वो रेपेल करेगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव के हमेशा अवे होता है, और अगर नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता टेस्ट चार्ज को, तो नेगेटिव के हमेशा टूवर्ड्स होता है। तो याद कीजिए डायरेक्शन अगर देखेंगे इस केस में, अगर हमको डायरेक्शन देखने को कोई बोलेगा, डायरेक्शन क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे, नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है क्या? क्या हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग समझा क्या? बोलिए। अगर सबको समझ में आ गया है तो सब लोग लिख भी लें। हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फिर डायरेक्शन देख लिया। जनरली यूज में सबसे ज्यादा यही तरीका हम लोग करते हैं, मैग्नीट्यूड देख लो और डायरेक्शन देख लो, पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स। जल्दी लिख लो तो सही है। लिख लिए, वेरी गुड। चलो लास्ट 1 मिनट लिखो। चलो वेरी गुड। अब कभी कभी हमें इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करने को आ जाता है। कभी कभी हमारे पास आ जाता है कि इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। बिल्कुल निधि, सी पहला निधि मैग्नीट्यूड लिखिए, और दूसरा देखिए कि चार्ज मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। यही लॉजिक है। क्योंकि क्वेश्चन, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम लोग पहुंचेंगे ना, वहां पे हमें बेसिक्स काम आते हैं। ठीक है, बेसिक्स क्या कहता है, फील्ड का स्ट्रेंथ पता है 1/4πε0 Q/r², और आपको उसका डायरेक्शन पता है, पॉजिटिव के अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें वेक्टर फॉर्म में भी निकालने को दिया जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वेक्टर फॉर्म में बताएं कि किसी पॉइंट पे फील्ड कितना होगा। तो मैंने बड़ा थोड़ा सिंपल ले लिया है। मैंने क्या लिया है कि मैंने चार्ज को ना ऑरिजिन पे रख लिया है। मैंने चार्ज को ना ऑरिजिन पे रख लिया है। ठीक है, और मैं क्या करता हूं कि मैं चाहता हूं किसी पी पॉइंट पे
पी पॉइंट पे मैं पी पॉइंट पे बताऊं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वेक्टर कौन सा होगा, ये पोजीशन वेक्टर क्या है, कोई आर है। तो फिर वही हिसाब है कि सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जिसको अभी अभी हमने पढ़ा है, कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का होल स्क्वायर। या इसको आप सिंपल सा ऐसा कह सकता हूं कि आर के मैग्नीट्यूड को हमने लिखा है कितना, आर। सीधा सीधा क्लियर है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के अवे होता है, तो अगर मैं बोलूं तो मेरा फील्ड का डायरेक्शन पी पॉइंट पे कैसा होगा, फील्ड का डायरेक्शन पी पॉइंट पे कुछ ऐसे होगा, बिल्कुल आर के अलोंग। तो क्या हम इसका डायरेक्शन कह सकते हैं, क्या डायरेक्शन कह सकते हैं क्या, आर के अलोंग, यानी आर यूनिट वेक्टर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलिए, आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड। तो अगर अपने को कोई बोले कि बताओ फील्ड क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैं बार बार कह रहा हूं, ये याद रखने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर कुछ दिमाग में रखना है तो यही दिमाग में रखना है कि कैसे निकालते हैं, इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन कितना होगा, आर यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, बेटर है कि लॉजिक समझें। मैग्नीट्यूड कितना निकाल लिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इनटू यूनिट वेक्टर कितना है, आर वेक्टर बाय अगेन आर का मैग्नीट्यूड। तो कितना आ गया, फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इनटू आर वेक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये बात समझ में आई क्या? बट आप इसको कोई ये पत्थर की लकीर मत मान लीजिएगा कि चार्ज ओरिजिन पे रखा जा सकता है। आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, जो हम अगले क्वेश्चन में लगाएंगे। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। वेक्टर फॉर्म का यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे। आपको हमेशा लॉजिक के तौर पे जाना है। पहले मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन निकालो, प्रोडक्ट कर दो, सीधा हिसाब है और कुछ नहीं है, कोई और लॉजिक नहीं है। सब लोग इसको जल्दी से लिख लें, फिर एक क्वेश्चन करेंगे और खत्म करेंगे क्लास, ताकि आपको वेक्टर फॉर्म पूरी तरह से निकालना आ जाए। और बाकी तो कल बहुत से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। याद रखना, सबसे जो प्रोमिनेंट यूज होता है वो नॉर्मल फॉर्म होता है। वेक्टर फॉर्म शायद ही कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा। सब लोग कल होमवर्क बना लेंगे, हम लोग कल डिस्कस करेंगे। वो जो मॉड्यूल आपको कल के लिए होमवर्क दिया है वो एक्चुअली नीट का मॉड्यूल है, ठीक है, वो नीट वाला मॉड्यूल है जो जो कल करना है। और थर्सडे या फ्राइडे को जो टाइम दिया है वो जेई वाला डिस्कस करेंगे। तो आपके पास ठीक ठाक बैंक ऑफ क्वेश्चंस है ऑन कूलम्स लॉ ओनली। आनंद, कल के लिए टाइमिंग थोड़ा ना ऑफ टाइम पे ही रखेंगे, थोड़ा ऑफ टाइम पे रखेंगे, रेगुलर क्लास के टाइम पे नहीं रखेंगे। मैं बता देता हूँ अच्छा शाम तक। लॉजिक सिर्फ इतना है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। हाँ आदर्श, आप लोग के पास अगर आपके पास हार्ड कॉपी आ गई है जेई वालों के लिए, जेई वाला कॉपी का, तो आप नीट का नीट उसका हार्ड कॉपी यूज कर लो, एक का सॉफ्ट कॉपी यूज कर लो। वैसे भी कोई नहीं है ना, जब ज्यादा नहीं है तो क्लियर कर लेंगे ना। देखो, जो टाइम दे दिया उसके हिसाब से चलते हैं। नीट वाला पहले क्लियर करते हैं, फिर जे वाला करते हैं। अपने पास क्वेश्चन का बैंक ज्यादा है तो हम लोग बाहर से भी क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, इसी को करते हैं। आपका बस फ्लो ट्वेल्थ का बन जाना, हमारा मकसद आपके ट्वेल्थ का फ्लो बनाना था। आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत हो जाएगी, बनने लगेगा, इट्स ऑल डन।
होपफुली आपने लिख लिया होगा। अगर लिख लिया है तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यू हैव हार्डली 2 to 3 minutes। मुझे प्रॉपर मेथड से चाहिए, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं। दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर का बेसिक यूज करना पड़ेगा। कल अपना से डाउट क्लास है, कल अपनी क्लास फिजिक्स की नहीं है। जो भी टॉपिक पढ़ाया उसको ठीक से पढ़ोगे। अगले क्लास में हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर डेरिवेशंस करेंगे। इस वीक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर लेंगे। मैं आपके जगह रहूंगा तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की तरफ फोकस करूंगा। मैं मैग्नीट्यूड के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? तो मैग्नीट्यूड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डिस्टेंस निकालना होगा मुझे दोनों पॉइंट के बीच में। डिस्टेंस निकालना, दो पॉइंट के बीच में कौन सी बड़ी बात है? डिस्टेंस निकालिए पहले मुझे। अब एक काम करो, आपने सॉल्व कर लिया, जिनसे नहीं हो रहा है वो एक एक करके मेरे साथ काम करेंगे। मैंने बोला कि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत क्लियर है कि हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कितना हो रहा है? तो √2 - 0 √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है? √4 आ रहा है क्या? 2 आ रहा है क्या? क्या डिस्टेंस 2 आ रहा है क्या? तो क्या अगर डिस्टेंस अपने को 2 आ रहा है, दोनों के बीच का आर का मैग्नीट्यूड 2 आ रहा है अगर, तो काम खत्म हो गया ना। देखते हैं। तो अगर मुझे फोर्स निकालना, अगर मुझे फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या लिखूंगा? 1/4πε0 Q/r² होता है। Q कितना है? 20 × 10⁻⁻6 अपॉन R²। कितना है? 2 का होल स्क्वायर 4। मैं एक काम करता हूं, मैं पूरा ही सॉल्व कर लेता हूं। 9 × 10�9 into 20 into 10⁻⁻6/4 इक्वल टू 5। और ये 9 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 45 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है क्या? मेरे पास पहला चीज आया। पहले तो ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है। मैग्नीट्यूड आप लोग मॉडिफाई कर लो कि आप लोग का सही है कि गलत है। ठीक है, पहला तो अपना आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन कितना होगा? डायरेक्शन तो सीधा सीधा यही होगा ना, आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। अच्छा, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड,
तो मुझे बताओ कि डायरेक्शन है किधर, डायरेक्शन ए टू बी है, डायरेक्शन कितना है ए टू बी। अगर मुझे लिखना हो आर वेक्टर, फाइनल डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर मुझे डायरेक्शन लिखना होगा वेक्टर का, तो क्या लिखूंगा, ए टू बी है, यानी बी फाइनल है और ए इनिशियल है, तो बी माइनस ए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, रूट टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो हम लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर कितना आ गया, रूट टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस के कैप बाई 2। बढ़िया हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है, अब मेरे पास सीधा सीधा बचा है फील्ड का टोटल फील्ड बनाना। तो फील्ड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू रूट टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बाई 2। मुझे लगता है सबका सही है, जितने लोगों ने आंसर दिया सबका सही है, वेरी गुड। क्या सबको ये बात समझ में आई क्या, हम क्वेश्चन में कुछ याद करके नहीं जाएंगे, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और हम डायरेक्शन निकालेंगे और सीधे प्रोडक्ट कर देंगे। ये बहुत कॉमन टाइप है मैग्नेटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये खूब आता है ये। आनंद बिल्कुल सही लग रहा है, सही लग रहा है। थोड़ा इतना लैंग्वेज में लिख रहे हो तो उसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा सही कौन सा गलत। आप मैच कर लो कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ गलती हुई है। क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आनंद थोड़ा देख पाना मेरे लिए मुश्किल है, सब लोगों ने आंसर रिप्लाई किया और मेजॉरिटी सही भी है। कुछ लोग, आनंद जैसे शुरुआत में आपने डायरेक्शन में गलत लिखा था, ठीक है। एक गलती जो आप लोग क्या रही है वो आर वेक्टर लेने में, माइनस रूट टू आई प्लस जे कैप प्लस के कैप। लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना, ए टू बी का डायरेक्शन है, ए टू बी का डायरेक्शन है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, बोलिए किसी को दिक्कत है क्या, माइनस चार्ज है तो माइनस के लिए टुवर्ड्स में होता है, हमको पता है, टुवर्ड्स से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स एंड द क्लास ऑन दिस नोट। मैंने फिर से मैं बहुत बेसिक लॉजिक की तरफ बात कर रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस मैग्नीट्यूड तो निकालना है, साथ साथ डायरेक्शन भी निकालना है, और सिंपल आ जाए तो बस मैग्नीट्यूड निकालना है, इतना ही खेल है। क्लियर है, ओके चलो, लेट्स एंड द क्लास ऑन दिस नोट। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इसी स्लाइड को कंटिन्यू करेंगे, हम लोग इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स होप परसों मिलेंगे हम लोग अभी, है ना। चलिए, ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। कल कल डीएसएस में मिलते हैं, होमवर्क कर लेना तुम लोग। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे।